वेलकम एवरीबॉडी, मैं आपका दोस्त नितिन गुरु आप सभी को वेलकम करता हूं इस वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं CFA के बारे में। CFA मतलब चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जितनी भी इनिशियल जानकारी आप सभी को चाहिए, मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर हम वो सारी की सारी कवर करने वाले हैं। देखिए, हमने इस वीडियो को 9 छोटे पार्ट्स में बांटा है। व्हाट इज CFA, CFA किन किन फील्ड्स में काम करते हैं, किन्हें CFA करना चाहिए और किन्हें CFA नहीं भी करना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कोर्स कंटेंट क्या है, एग्जाम्स कैसे होते हैं, एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, और अभी पैटर्न चेंज भी हुआ है, वो क्या पैटर्न चेंज हुआ है। और अगर आप CFA करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि उसकी पास रिजल्ट क्या है, पासिंग के चांसेस क्या हैं, उसमें खर्चा कितना होता है, भारत में CFA की सैलरी कितनी आती है। और कंप्लीट वीडियो देखने वालों को एंड में एक गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन गिफ्ट है CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी हाँ, CFA इंस्टीट्यूट आपको एक फ्री कोर्स ऑफर करता है, मैं उसकी जानकारी एंड में आपको देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि CFA क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, CFA चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट को बोलते हैं। ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है CFA इंस्टीट्यूट, जो कि US की एक बॉडी है। ये एक फाइनेंस स्पेसिफिक कोर्स है। जैसे आप जानते हैं कि कई कोर्सेज, जैसे CA की मैं बात करूं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बेस्ड कोर्स है। ऐसे अलग अलग कोर्सेज का अपना अपना एक फ्लेवर, एक अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो मैं मानता हूं कि CFA एक कोर फाइनेंस बेस्ड करिकुलम है। जैसे कि MBA इन फाइनेंस फिर भी कंप्लीट फाइनेंस बेस्ड नहीं हो पाता, क्योंकि MBA इन फाइनेंस में फर्स्ट ईयर में तो आप जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो। MBA, आई होप अगर आप में से किसी ने MBA किया हो या आपके फैमिली में किसी ने MBA किया हो तो आपको ये बात पता होगी कि बहुत सारे कॉलेजेस में, ज़्यादातर कॉलेजेस में जो फर्स्ट ईयर होता है वो जनरल होता है, यानी उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाई जाती है, फाइनेंस नहीं सिखाया जाता। सेकेंड ईयर में जब आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तब जाके आप एक स्पेसिफिक कोर्स करते हैं। तो CFA उससे बेहतर इसलिए क्योंकि CFA कोर फाइनेंस की नॉलेज देता है आपको इनिशियल लेवल से ही। हाईली अपडेटेड सिलेबस है। हाईली अपडेटेड में से ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि CFA इंस्टीट्यूट अपने आप को बहुत पार पे रखता है। बॉडी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इन्होंने अपने करिकुलम को हमेशा हर समय पे चेंज किया है, बहुत तेज़ी से चेंज किया है। जब जब इंडस्ट्री के अंदर कोई नई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो इनके करिकुलम में आपको मिलेगी। जैसे आजकल लेटेस्ट अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन या क्रिप्टोज के बारे में अगर हम बात करें, तो वो सब कुछ भी अपने करिकुलम में लाते जा रहे हैं। मतलब दे कीप देयर सिलेबस एब्सोल्युटली स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को आज की डेट में क्या चाहिए, इंडस्ट्री जिन लोगों को हायर करना चाहती है उनमें क्या क्वालिटीज़, क्या क्वालिफिकेशंस, क्या नॉलेज सेट देखना चाहती है, ये अपने कैंडिडेट्स को वो सब कुछ पढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, तभी CFA की वैल्यू बन पाती है, और तभी CFA कहा जाता है कि अपने आप को फाइनेंस की फील्ड में एकदम पार पे रखता है। जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो CFAs को आती होती हैं। जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मई 2020 की बात है। आज की डेट पे मैंने आज ही करंट डेटा निकाला है, हो सकता है अब तक ये चेंज भी हो गया हो। CFA चार्टर होल्डर्स जो हैं वो 167449 है, यानी पूरी दुनिया के अंदर लगभग 1,70,000 से थोड़े से कम चार्टेड होल्डर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये सिर्फ 1, 2, 10 कंट्रीज़ में नहीं, जबकि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है। यानी अगर आप CFA करते हैं तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, और जो कि आपको वैल्यू करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट फील्ड्स फॉर विच CFA कैन डू वर्क। मैं एक बात बताना चाहूँगा, CFA के बारे में बहुत सारी वीडियोस हो सकता है आपने कभी ना कभी देखी हो, पर ये वीडियो अलग क्यों है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितनी भी बात करूँगा वो सारी की सारी स्पेसिफिक बेसिस, यानी जिसका हमारे पास कोई रिटन प्रूफ है, जिसका कोई रिटन बेस है, मैं उसके बेसिस पे करने वाला हूँ। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी सारी की सारी जितनी भी इस वीडियो के अंदर आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो मैंने अपने घर पे बैठ के नहीं बनाई है, ना उसे मॉडिफाई करा है। मैं आपको लेकर चलूँगा सीधा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, और वो क्या कहते हैं, उनकी जो पब्लिकेशन है, जो उनकी पब्लिकेशन फॉर द पब्लिक्स है, उसमें वो क्या क्या कहते हैं, मैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि CFA किस किस फील्ड में काम करता है, मैं खुद से आपको अगर बताऊंगा तो शायद 2 या 4 फील्ड्स या 5 फील्ड्स बता पाऊंगा, लेकिन CFA एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो शायद 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग प्रोफाइल्स में काम कर सकता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, क्योंकि CFA की जो एक्सेप्टेंस है वो वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री में है, और लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में है, जो भी इक्विटी, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स, क्रेडिट, बैंकिंग, आजकल तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज भी अपने अंदर CFA रखने लगी हैं। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, बट रखने लगी हैं वो भी। तो यानी CFA की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। आइए देखते हैं
अब जो मैं आपको शो करने वाला हूं वो CFA की ही एक स्टडी गाइड है इंडिया के बारे में। मैं उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको प्रेजेंट करता हूं, देखिए ज़रा। देखिए ये CFA इंस्टीट्यूट की करियर गाइड है। अगर आप इसे गूगल करेंगे तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। मैं इसके एक पोर्शन को आपको दिखाना चाहूँ जिसमें कि बताया गया है कि हायर अ चार्टर्ड होल्डर इन इंडिया। ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनी चार्टर होल्डर्स को हायर कर रही हैं और साथ ही साथ किस किस अलग अलग एरिया में कितने कितने चार्टर होल्डर्स इंडिया में, एशिया पैसिफिक में और ग्लोबल एरियाज़ में काम कर रहे हैं। यानी अगर हम ये देखें कि इंडिया में कितने % लोग अलग अलग किन किन ऑक्यूपेशंस, किन किन फील्ड्स में काम कर रहे हैं जो चार्टर होल्डर्स हैं, यानी जो CFAs हैं वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सामने सामने ही मैंने आपको एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि प्रोफाइल्स ही दिखा दिए कि किन प्रोफाइल्स पे चार्टर्ड होल्डर्स, जो CFA चार्टर होल्डर्स हैं वो काम कर रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मैं नहीं लेकर आया हूँ, ये CFA इंस्टीट्यूट की अपनी करियर गाइड इंडिया के अंदर प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है, उनके अपने डेटा बैंक की इन्फॉर्मेशन है। तो यानी अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि CFA होल्डर्स कहाँ कहाँ काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये सब फील्ड्स हैं, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हों, चाहे रिलेशनशिप मैनेजर्स हों, चाहे रिसर्च एनालिस्ट हों, चाहे रिस्क मैनेजर्स हों, चाहे डेरिवेटिव्स की फील्ड में, इक्विटीज़ की फील्ड में इंडिया में 50% लोग काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। BSE जो है, BSE NSE जो है बहुत पुरानी इंडेसेस हैं और बहुत ज़्यादा कंपनीज इनमें रजिस्टर्स हैं। इंडिया में इक्विटी के ऊपर बहुत रिसर्च होती है, बाहर का बहुत सारा पैसा इंडिया में लगाया जाता है। तो डेफिनेटली ये फील्ड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है अभी भी, और आने वाले समय में भी ज़रूर करेगी। ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको समझ आई ये बातें। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में जो कि CFAs को हायर करती हैं। अगर आप इन सब में देखते हैं तो अगर आप बड़ा नाम देखें तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी CFAs को हायर करता है, यानी उन्हें भी एनालिसिस की ज़रूरत है बहुत सारे। ग्लोबल कंपनीज़ तो ये तो बहुत थोड़ी सी ग्लोबल कंपनीज़ लिखी हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे कंपनीज CFAs को आज की डेट में हायर करती हैं। ये एक बहुत अच्छी गाइड है। इस गाइड में उन्होंने ये भी बताया है कि CFAs अपनी जॉब कैसे प्राप्त करते हैं, वो कैसे उन्हें जॉब मिलती हैं, उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को देखा जाता है, उनकी ब्रॉड नॉलेज को देखा जाता है इंडस्ट्री में, और एबिलिटी टू कम्युनिकेट। डेफिनेटली इसके अंदर अगर आप इसे कर रहे होते हैं सिलेबस को, तो ये बहुत सारे टूल्स के थ्रू आपकी एबिलिटी, आपकी रीजनिंग, आपकी कम्युनिकेशन ऑफ द थॉट्स विच यू हैव रिगार्डिंग द एनालिसिस विच यू डिड, वो सभी चीज़ें इंप्रूव करता है ये कोर्स। तो यानी ये जो कोर्स है ये इन ऑल आपको एक ऐसी स्किल सेट दे देता है जिसके बाद आपको लिए जॉब ढूंढना, आपके लिए कोई भी काम करना फाइनेंस की फील्ड में बहुत आसान हो जाता है। आइए अगले पॉइंट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एनरोलमेंट क्राइटेरिया, यानी कौन कौन CFA के लिए एनरोल करा सकता है, किस किस को करा लेना चाहिए और क्या क्या उससे पहले की एलिजिबिलिटी लिमिट्स हैं। इन सब को भी मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को मैं पूरी कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं कि CFA इंस्टीट्यूट जो कहता है मैं उसी एनालिसिस पे चलाने वाला हूँ। मैंने अपने आप कोई स्लाइड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। मैं आपको हर चीज़ के लिए सीधा सीधा CFA की वेबसाइट पे लेके जाऊँगा और उन्हें समझाऊँगा कि वो क्या कहते हैं और क्या क्या कंडीशंस उन्होंने रखी हुई हैं अपनी एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कौन कौन CFA कर सकता है। आइए तो देखिए मैं ले आया हूँ आपको CFA की वेबसाइट पे। इन्होंने यहाँ पे बताया एनरोलमेंट क्राइटेरिया एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CFA प्रोग्राम, यानी CFA प्रोग्राम आपकी क्या क्राइटेरिया देखता है, किन किन बेसिस पे पहले आपको चेक करता है। तो देखिए मीट वन ऑफ द फॉलोइंग एनरोलमेंट रिक्वायरमेंट, यानी वो ये नहीं कह रहा कि नीचे लिखे गए जितने भी फीचर्स हैं आप सारे पूरे करें, इन चारों में से कोई एक भी अगर आप करते हैं तो भी आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। या तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, बैचलर्स आप कोई भी, जैसे आप BCom कर रहे हैं, BCom ऑनर्स कर रहे हैं, आप कोई भी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो या कर चुके हों तो आप CFA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर CFA फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि CFA एक बहुत लॉन्ग टर्म सिलेबस नहीं है, मतलब इसे जल्दी किया जा सकता है। इनफैक्ट CFA 2 साल के अंदर करने वाले तो 18 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं और डेफिनेटली पॉसिबल है। पर डेफिनेटली चार्टर के लिए आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चार्टर होल्डर बन सकते हैं। पर अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो आप काफ़ी जल्दी उसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप BCom कर रहे हैं, BCom या कहीं से भी कोई भी ग्रेजुएशन अगर आप परस्यू कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप CFA ज़रूर कर सकते हैं। और एक बात मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब उन्होंने बात की है बैचलर्स की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बैचलर्स इन कॉमर्स ही होना चाहिए, यानी अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी आप CFA के लिए एनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारे इंजीनियर्स भी CFA करते हैं, यानी जो लोग इंजीनियरिंग के बाद फाइनेंस फील्ड में आ जाते हैं वो
जैसे पहले वो लोग MBA इन फाइनेंस की राह पकड़ चुके थे, आजकल वो लोग सभी CFA पे आ चुके हैं। यानी बहुत सारे इंजीनियर्स आप देखेंगे इंडिया में जो इंजीनियरिंग के बाद CFA कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं। यानी जो नेक्स्ट क्राइटेरिया वो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि अगर आपके पास 48 मंथ्स यानी 4 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप, और ज़रूरी नहीं है कि जो वर्क एक्सपीरियंस हो वो आपने इक्विटी मार्केट में ही जॉब करी हो, वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आई मैंने क्या कहा कि किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो चौथी एलिजिबिलिटी है ये ज़रूर होनी चाहिए, वो है ओन एन इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट। यानी आपके पास एक इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि CFA का जो एडमिशन होता है उसमें भी आपके पासपोर्ट का नंबर जाता है। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भी आपकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए आपके पासपोर्ट को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्लोबल कोर्स है, इसीलिए ग्लोबल ही वो लोग यार्डस्टिक चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पासपोर्ट सबके पास होते हैं। तो अगर आपने CFA करनी है या अभी सोचा है नहीं है, आधा आधा कच्चा पक्का मन है, तो भाई CFA करो या ना करो, लेकिन अपना पासपोर्ट सबसे पहले बना के रख लो, क्योंकि पासपोर्ट एक बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी है। क्योंकि बिना पासपोर्ट के आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूँ आप सोचना भी स्टार्ट नहीं कर सकते। आगे कुछ उन्होंने और बातें बताई हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं होगा। प्रोफेशनल कंडक्ट आपको क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि प्रोफेशनल बॉडी है, वेरी वेरी हाई एथिक्स को मेंटेन किए जाते हैं। तो माना जाता है कि जो उनके जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी चार्टर होल्डर्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, वो सभी लोग बहुत हाई कंडक्ट को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। एंड लिव इन अ पार्टिसिपेटिंग कंट्री। इसमें उन्होंने एक कंट्रीज़ की लिस्ट दी है, आप चिंता ना करें, इंडिया उनकी पार्टिसिपेटिंग कंट्री की लिस्ट में आता है। यानी हमें इस लिस्ट के कुछ करना नहीं है, हम तो इंडियन लोग हैं भाई, तो हमारा तो एलिजिबिलिटी कम से कम नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो हो ही चुकी है। बोलिए ये बात आपको समझ आई? आइए हम इससे अगले अपने सेट पे चलते हैं जो हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हमारा कोर्स का कंटेंट क्या है और कितने लेवल्स हैं, उनके अंदर क्या क्या है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचना चाहते होंगे कि यार मैं CFA करूं या ना करूं, पर पहले मुझे ये तो बताओ सर कि कोई 2 4 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें समझ आते हों, ये जो हमने पहले किसी लेवल पे अपने 11th 12th में या फिर अपनी ग्रेजुएशन में या फिर हमने अपने CA में या CS में या CMA में या कोई भी हमने जो पढ़ाई करी है उसके अंदर क्या हमने कुछ सब्जेक्ट कॉमन पढ़ रखे हैं जो CFA में आने वाले हैं। तो आइए ज़रा CFA का हम कंटेंट करिकुलम भी देख लें और उसके लेवल्स भी देख लें। तो आइए हम बात करते हैं कि करिकुलम क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। इसे मैं डिस्कस करने से पहले ज़रा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि 97% जो कैंडिडेट्स थे वो ये मानते हैं कि जो हमारी CFA की जिन्होंने CFA किया वो ये मानते हैं कि CFA की जो एजुकेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब पूरी बात करती है। यानी जिस चीज़ को पढ़ाया जाता है कंप्लीटली इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट पढ़ाया जाता है। रेलिवेंट करिकुलम है, ऐसा 88% लोग मानते हैं। यानी जो काम में आने वाली चीज़ें जो रियल लाइफ सिचुएशन में वो यूज़ करती हैं। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सिलेबस पढ़ा हो, कोई ऐसा कोर्स किया हो जिसको पढ़ने के बाद आपको अब ऐसा लगता हो कि यार इसमें मैंने इतना कुछ पढ़ लिया, ये मैं अपनी आम जिंदगी में काम में कब लाऊंगा। हो सकता है नॉर्मल कोर्सेज में 60% लोग, 70% लोग ये मानते हैं कि जो भी उन्होंने पढ़ा वो शायद उनकी रियल लाइफ में कभी काम नहीं आना, पर यहाँ पे 88% लोग ये मानते हैं कि जितना करिकुलम उन्हें पढ़ाया गया वो रेलिवेंट करिकुलम था, यानी उनके काम आ रहा है वो कहीं ना कहीं। और 81% लोग ये मानते हैं कि उन्हें हाई एम्प्लॉयमेंट रेट होता है कैंडिडेट्स का अगर वो CFA कर रहे होते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि CFA के कैंडिडेट्स ऐसा नहीं है कि जब आप पूरा चार्टर होल्ड करते हैं, यानी जब आपने पूरा परिश्रम कर लिया होता है, तीनों लेवल पास करके साथ ही साथ एक्सपीरियंस करने के बाद आपको जॉब्स मिलनी स्टार्ट होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ करेक्ट योर बेसिक। CFA का लेवल 1 करने के बाद भी बहुत डिसेंट जॉब्स हैं, इसके बारे में हम वैसे आगे बात करने वाले हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं। हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं जो CFA इंस्टीट्यूट आपको देता है। ये कुछ कोर करिकुलम के उनके टॉपिक्स हैं, पर हम आ जाते हैं काम की बात पे। देखिए CFA का जो पूरा सिलेबस है वो 3 लेवल्स में बटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें से आज के डिस्कशन के अंदर मेरा मेन फोकस रहेगा लेवल 1 का। क्योंकि अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद या तो आप लेवल 1 कर रहे होंगे या लेवल 1 करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारी बातें ज़रूर ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी, पता हो या नहीं हो बट होनी ज़रूर चाहिए थी। देखिए लेवल 1 में अगर हम बात करते हैं तो एथिक्स जो है वो 15% ऑफ द सिलेबस है। यानी आप ये मान के चलिए कि 15% करिकुलम जो है आपका जो पढ़ाई करनी है, आपने जो एग्ज़ाम आएगा वो एथिक्स में से आएगा। तो सोचिए एथिक्स की बहुत वेटेज है, क्योंकि ये लोग जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं ना, ऐसी बड़ी प्रोफेशनल बॉडीज़, चाहे वो ACCA हो चाहे वो CFA हो, ये बॉडीज़ जो हैं ये बहुत हाई वैल्यू देती हैं एथिक्स को, यानी कोड ऑफ कंडक्ट को। तो बहुत ज़्यादा
अच्छे से ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस जिसे आप अकाउंटिंग बोलते हैं। अब देखिए फर्स्ट लेवल पे अकाउंटिंग 15% है, सेकेंड लेवल पे जाते जाते ये 10 to 15 के बीच में रहती है, और लेकिन अगर आप देखें तो थर्ड लेवल पे आने के बाद ये ख़त्म हो जाती है, यानी थर्ड लेवल में आपको अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ये CFA मेरी जान ये एनालिसिस का कोर्स है, ये अकाउंटिंग का कोर्स नहीं है। ये आपको अकाउंटिंग उतनी अकाउंटिंग सिखाएंगे जिसके कारण आप अकाउंट्स पढ़ने समझ जाएं, यानी आप अकाउंट्स पढ़ने लग जाएं, अकाउंट्स को समझने लग जाएं, अकाउंट्स में से इंफॉर्मेशन ड्रैग आउट कर लें। इनका काम अकाउंट्स बनाने का नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आई। इसीलिए देखिए जब लेवल 3 पे आप जाते हैं तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस बिल्कुल नहीं आता। कॉर्पोरेट फाइनेंस जिसे आप ऐसा समझ सकते हैं जिसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, CA वाले लोग, अगर आप CA CS वगैरह कर रहे हो, CA में कर रहे हो, तो जिसे आप FM बोलते हैं, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का हिस्सा है। क्योंकि जैसे आपने मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अगर हम CA वाले स्टूडेंट्स मेनली हमसे पूछते हैं कि हम CFA करें तो क्या उसके अंदर जो करिकुलम होगा वो कुछ सुना हुआ भी होगा हमारा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आपकी अकाउंटिंग पढ़ी हुई आती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है आपका वो पढ़ा हुआ आता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ी आगे की बातचीत है लेकिन काम की बातचीत है, फिक्स्ड इनकम है, बॉन्ड्स वगैरह के बारे में बात होती है, डेरिवेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। अब देखो यहाँ पे करिकुलम की ब्यूटी देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कि इनिशियल लेवल पे सिर्फ 6% है, यानी लेवल 1 पे सिर्फ 6% का है। आप आगे चलते चलते देखिए फाइनल लेवल पे, यानी कि आप कहें कि लेवल 3 पे आते आते 35 to 40% कवर करता है। क्योंकि देखो CFA को क्या करना है, इससे मुझे लगता है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप बात समझ आ जानी चाहिए कि CFA इंस्टीट्यूट आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनाना चाहता है, आपको इक्विटी, रिसर्च, एनालिसिस, क्रेडिट, इन सब फील्ड्स की तरफ लेके जाना चाहता है, आपको अकाउंटिंग की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, राइट। जैसे मैं CFA लेवल 1 अभी मैंने FRA कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया, तो उसमें ऑडिट भी पढ़ाई जाती है एक चैप्टर के अंदर, एक रीडिंग के अंदर। लेकिन ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि आप ऑडिट करने बैठ जाएंगे, पर आपको समझ आनी चाहिए कि ऑडिट होती क्या है। जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है उसे अगर आप एनालिसिस कर रहे हो बाद में, तो आपको पढ़नी आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। सो दिस इज़ मोर अबाउट CFA। CFA बड़ा एक हेल्दी, एक डिफरेंट फ्लेवर वाला सब्जेक्ट है, फाइनेंस, पोर्टफोलियोज, इक्विटी वाला सिलेबस है, राइट। करिकुलम के लिए मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा, ये जो आपके सामने इमेज है ये उसी करियर गाइड की इमेज है जो कि मैं आपको बता रहा था कि CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। इसमें आप देखिए इन्होंने ये बताया कि हमारा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का जो करिकुलम है वो कैसे कैसे चेंज होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो पार्ट एसेट क्लासेस का है, जिसमें आप एसेट्स पढ़ते हैं जैसे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये जो पर्पल कलर से शो हो रहा है, देखिए ये लेवल 1 पे काफ़ी कम पढ़ाई जाती हैं। आप देखिए लेवल 1 पे कितना छोटा पर्पल बॉक्स है, पर लेवल 2 पे ये बढ़ता चला जाता है और लेवल 3 पे और बड़ा हो जाता है। आप देखिएगा एथिक्स लगभग कांस्टेंट रहते हैं तीनों लेवल्स पे, पर धीरे धीरे करके जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, टूल्स मतलब जिन्हें इस्तेमाल करके एनालिसिस किया जाता है, जिन्हें इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट्स को नापा जाता है, जैसे जिसमें आप कहें कि क्वांटिटेटिव है, इकोनॉमिक्स है, FRA है या कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये लेवल 1 पे आते हैं। पर लेवल 2 पे जाते जाते देखिए ग्रीन बॉक्सेस कम होते जा रहे हैं और लेवल 3 पे आते आते आपको टूल्स और नहीं सिखाए जाते, आपको सीधा एसेट क्लासेस के बारे में मेनली पढ़ाया जाता है, एथिक्स पढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि आपने पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। तो बहुत सुंदर मैं मानता हूँ ये 3 डायग्राम्स इन्होंने बनाए हैं, जिससे आपको ब्रॉडली समझ आ जाता है कि आपको पढ़ना किस लेवल पे क्या है। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट मुद्दे पे बात करते हैं। अगला डिस्कशन हमें करना है CFA के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और एग्ज़ाम पैटर्न में आप सुन रहे होंगे कि कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि भाई क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। और मैंने जैसा हमेशा कहा कि मैं कोई भी बात बिना किसी बेसिक्स के नहीं कहूँगा, मैं आपको CFA की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और वहीं पर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न वो बताते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम ओवरव्यू क्या बताते हैं। एग्ज़ाम ओवरव्यू में जब हम जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 3 अलग अलग लेवल्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं इस वीडियो में रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को सिर्फ लेवल 1 में। तो देखिए लेवल 1 में अभी तक क्या हो रहा है, जो कि दिसंबर में भी होगा। 240 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, MCQ होंगे, हर MCQ के 3 ऑप्शन होंगे, 4 नहीं 3 ऑप्शन होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और उन तीनों में से आपको किसी एक को चुनना है। तो गेम बड़ी आसान लग रही है वैसे, आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ 3 ही ऑप्शंस होंगे, उन तीनों में से किसी आपको एक को सिलेक्ट कर लेना है।
दो सेशंस होने वाले हैं, 120 क्वेश्चंस के दो अलग अलग सेशंस होंगे, यानी पहले सेशन में 3 आवर्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, फिर अगले सेशन में भी 3 आवर्स में 120 क्वेश्चंस करने हैं। MCQ क्वेश्चंस हैं और रिजल्ट लगभग 60 दिनों के अंदर आ जाता है। और आपको जो CFA ने अपना क्राइटेरिया बनाया होता है, ये अपना क्राइटेरिया खुल कर नहीं बताते कि भाई पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया, हिडन क्राइटेरियाज हैं, पर डेफिनेटली जैसे जैसे आप हमसे क्लासेस ले रहे हैं जो बच्चे, उन्हें आपको पता ही है कि हम आपको डिस्कस करते रहते हैं कि अलग अलग लेवल पे क्या क्या क्राइटेरियाज माने जाते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से हम मान के चलते हैं कि आप क्लियर कर जाएंगे, आपको कितना अपने मन में मान के चलना चाहिए एक्यूरेसी लेवल। इसके पास रेट की बात करी जाए तो 43%, वैसे मैं पास रेट अलग से डिस्कस करने वाला हूं तो इस पर भी हम ना बात करें। और नई बात क्या है, नई बात यह है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आ गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे अगर हम बात करें तो देखिए दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है। जी हाँ, 2020 दिसंबर में जो आप लोग पेपर देंगे वो लास्ट पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद फरवरी से एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होने लगेंगे। यानी CFA करिकुलम ने अपने आप को एक बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आए हैं। बरसों से, मतलब 50-60 साल से ये लोग पेपर बेस्ड टेस्ट लेते थे, पर लेवल 1 पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। पेपर लेना और पेपर को फिर US से भेजना चेक होने के लिए एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा प्रोग्राम है उनका। अभी भी बाकी सब लेवल्स पे तो होने ही वाला है वो सब कुछ, पर इसमें अभी तक क्या होता था कि एक ही दिन होता था, उसी दिन सारे कैंडिडेट जाते थे, एग्ज़ाम देते थे एग्ज़ाम हॉल्स में बैठ के। अब पैटर्न चेंज हो गया, आपको 7 डेज़ की विंडो मिल जाएगी, उसके बीच में कोई भी स्लॉट आपका होगा जिसमें आप जाके पेपर देंगे। पहले 240 क्वेश्चन पूछे जाते थे 2 सेशंस में, यानी 120। अब वो जो सेशंस हैं वो 180 क्वेश्चन में ही निपट जाएंगे, यानी 90 क्वेश्चन। आप पूछेंगे सर क्या टाइम उतना ही? नहीं बेटा, टाइम अब कम मिलने वाला है। यानी पहले जहाँ पे 3 आवर्स मिला करते थे मेरे दोस्तों, अब वहीं पर 2.25 आवर्स मिलने वाले हैं। मतलब आवर्स कम कर दिए, क्वेश्चंस कम कर दिए। देखो अब एक बात बताऊं, जो CFA इंस्टीट्यूट है ना, बड़ा एथिकल लगता है। मतलब इसी बात से तो प्यार आता है उन पे, क्योंकि अगर आप उनको देखेंगे वो हर बात जस्टिफाई करते हैं। आप ये देखेंगे जब इसके नीचे आप एक पढ़ेंगे, वैसे इसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपको इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बात करना चाहूँगा आपसे कि उन्होंने ये भी लिखा है अपनी वेबसाइट पर कि भाई कहीं आप परेशान ना हो जाएं कि पहले तो 240 क्वेश्चंस होते थे, अब 180 क्वेश्चंस होंगे, यानी 60 क्वेश्चन कम हो गए, टाइम कम हो गया, तो कहीं पेपर बेकार तो नहीं हो गया या लेवल कम तो नहीं हो गया उसका। तो उन्होंने बात बताई है कि भैया हमने साइकोमेट्रिक रिसर्च कराई है इंडिपेंडेंटली, और ये बात हमने नोटिस करी है कि पेपर कम लेने से, क्वेश्चंस कम लेने से भी कोई हमारी जो एक्सीलेंस की लेवल है उसमें फ़र्क नहीं आ रहा। यानी जितने एक्सीलेंट वो बच्चे थे जो 240 क्वेश्चंस वाले फॉर्मेट पे पास हुए, उतने ही एक्सीलेंट वो 180 वाले बच्चे भी होंगे। तो उनकी किसी वैल्यूबिलिटी में या टफनेस लेवल में कोई कमी नहीं आने वाली। तो फिर आगे उन्होंने डिस्कस किया है कि आप कब कब पेपर एक के बाद एक दिन दे सकते हैं। वैसे यूजुअली ऐसे विंडो रखी जाती है, पेपर बेस में तो हमेशा रखी जाती थी कि अगर आपने आज एग्ज़ाम दिया तो डेफिनेटली 6 महीने बाद होगा, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न चल रहा था उसमें जून दिसंबर पेपर हुआ करते थे। पर अब जब ये विंडो आ जाएगी क्वार्टरली एग्ज़ाम्स की, यानी हर 3-3 महीने के बाद जब एग्ज़ाम होने लग जाएंगे, तो 4 बार ईयर में एग्ज़ाम हुआ करेगा। लेकिन फिर भी अगर आज मान लेते हैं, मान लो कि किसी ने एग्ज़ाम दिए, तो वो अगला एग्ज़ाम 6 मंथ से पहले एलिजिबल नहीं करेंगे उसे। यानी अगर किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, सो ही कैन नॉट रीसिट फॉर द एग्ज़ाम। जैसे उन्होंने बताया कि अगर कोई फेल हो जाता है तो वो अगस्त में देगा, और अगर कोई पास हो जाता है तो वो जून 2022 में देगा एग्ज़ाम, क्योंकि 21 फरवरी में भी अगर पास होता है तो भी उसके बाद लेवल 2 वो जून 22 में दे पाएगा। तो जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्विक आएंगे, आपको जल्दी अपने रिजल्ट्स पता लगने वाले हैं। तो आई होप आपको एग्ज़ाम क्राइटेरियाज, एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी की पूरी बात समझ आ गई। चलिए अब हम चलते हैं इससे अगले पड़ाव पे। अब बात होती है पास रिजल्ट्स एंड परसेंटेजेस की, यानी भाई कितने % लोग पास होते हैं। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर आप लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं या CA हैं तो आप ये बात जानते हैं कि रिज़ल्ट रेशो कितनी भयंकर कम आती हैं हमारे यहाँ पे। तो हमें तो कम रेशो सुनने की आदत है, और हमें ऐसा लगता है कि सभी प्रोफेशनल कोर्सेज़ में कम परसेंटेज होती होगी पासिंग की। पर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जो CFA का रेट है वो अलग ही है। तो आइए CFA की वेबसाइट पे आते हैं। पास रिजल्ट्स इन्होंने अभी तक जून 2019 तक के प्रिंट किए हुए हैं। इन्होंने ये बताया है कि जून 2019 के पास रेट्स देखिए, और दिसंबर 2019 के CFA लेवल 1 के पास रेट्स भी दिए हुए हैं इन्होंने। 41% और 42% लेवल 1, 44% लेवल 2 एंड 56% लेवल 3।
देखिए मैंने इसीलिए खुद से कोई स्लाइड शो नहीं बनाया है। मैं कोई स्लाइड शो बनाता आप कहते हैं कि सर ने कहीं फिगर्स चेंज तो नहीं करी, कोई एवरेजिंग, कोई मीन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करी जिससे कि रेशियोज़ बढ़ाई जाए। आपके सामने ये रेशियोज़ हैं कि आप देखिए लेवल 1 पे जितने लोग पास होते हैं उससे ज़्यादा लोग लेवल 2 पे पास होते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग लेवल 3 पे पास होते हैं। भैया हम तो CA लोग हैं, हमने तो रिजल्ट रेशियो कम होते हुए देखी है, यहाँ तो बढ़ रही है, यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। यानी CFA में रिजल्ट रेशियोज़ बढ़ती हैं। और ऐसा नहीं सर एक अटेम्प्ट में तो अप डाउन हो सकता है पेपर आसान आया हो, हम कैसे मान लें। तो आओ जी, ये बड़े ईमानदार लोग हैं। देखो यही इसी बात से तो बात है कि ईमानदारी, इन्होंने 1963 से लेके अब तक 2019 तक के जून तक के सारे एग्जाम्स की रिजल्ट्स की परसेंटेजेस यहाँ दी हुई हैं। इनफैक्ट कैंडिडेट भी दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जब शुरू में बना था इंस्टीट्यूट 1963 में, तो टोटल कैंडिडेट ही 284 थे। वहाँ से गेम बढ़नी स्टार्ट हुई, अगले साल में बढ़ते बढ़ते 1732 हो गए, उसके बाद चलते चलते 1993 हो गए। अब ये देखो लेवल, चलो ये तो हम हंसी मजाक के लिए बात कर रहे थे, वापस अपनी मेन डिस्कशन पे आए। तो लेवल 1 की पासिंग परसेंटेज पहले तो भाई सतयुग था, 79-85% चलती थी। पर अगर हम देखें कि कम कब हुई, और पिछले 5-7 साल में अगर हम देखें, 10 साल में देखें, तो ये रेशियो लगभग 40s में रही है पिछले कुछ ईयर्स में। हाँ, उससे पहले बीच में 30s में भी गई थी, पर अगर आप पिछले ईयर्स की कुछ एवरेज देखें, ये लेवल 1 की मैं बता रहा हूँ, तो ये लेवल 1 का ऑलमोस्ट 42-41% के बीच में एवरेज रहती है। और अगर ग्रीन कलर में उन्होंने लेवल 2 को प्रेजेंट किया, ये 46 से 44% उन्होंने दिखाई हुई है। और लेवल 3 तो भाई बात ही अलग है, 57 से 53, मज़ा ही आ जाता है। मतलब मैं कोई पंप नहीं कर रहा, बट मैं ये मानता हूँ ऐसे रिजल्ट्स देखने के बाद कि डेफिनेटली ये जो एग्ज़ाम्स हैं, मैं इन्हें आसान नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा ये बहुत रेलिवेंट एग्ज़ाम है। मतलब ये आपके ऊपर कोर्स का ऐसा बोझ नहीं डाल देते कि भाई ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, कि कुछ निकाला नहीं, बस आ ही जा रहा है कोर्स। और वो भी वो वाला कोर्स आ रहा है हमारे सिलेबस में जो पता चला अभी जिसे ऑब्सोल्यूट हुए भी 5 साल हो गए, वो कोर्स में आ रहा है। ऐसा नहीं है, बड़ा अप टू डेट कोर्स रखते हैं और वो पढ़ाते हैं जो आज की डेट में आप इंडस्ट्री में जब जाएंगे, जब जॉब करेंगे, तो आप काम में लाएंगे। जो पुरानी चीज़ें भूल गई बाबा आदम की, वो हटा देते हैं अपने सिलेबस में से। इसी वजह से कोर्सेज जो हैं वो उतने हैवी नहीं होते। ये मतलब मैं इनकी इंटेलिजेंस पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रेलिवेंसी के लेवल पे हाई होते हैं। एक बार ज़रा कैंडिडेट्स पे भी नज़र डालें तो 2019 में 1,96,000, और टोटल में अगर आप देखो तो 30 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स, 31 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं। और जो नीचे वाली फिगर्स थी वो 2010 से 2019 थी। तो मुझे लगता है कि ये जो 10 ईयर की पिछली एवरेज है ये हमारे लिए रेलिवेंट है। लेवल 1 में 41%, लेवल 2 में 44% और लेवल 3 में 53। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको सिर्फ एक ईयर के रिजल्ट दिखाता तो मुझे लगता है वो स्क्यूड हो सकते थे, वो हो सकता है बहुत हाई या बहुत लो, जैसे आप कहते हो कि अचानक इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इम्पैक्ट हो सकता था। तो इसलिए 10 ईयर्स की एवरेज अगर आप देखते हो और वो इतने अच्छे परसेंटेज है, तो इट मीन्स इट इज़ अ कंसिस्टेंट परसेंटेज, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि सर कॉस्ट ऑफ डूइंग CFA करने में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मतलब मैं इस वीडियो में कुछ घुमा फिरा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं CFA जो कहता है इंस्टीट्यूट में वो भी आपको बताऊँगा, कोचिंग मिलाकर भी आपको मैं बताऊँगा कि कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए CFA में। ऑल राइट, प्रोवाइडेड कि आप एक बारी में सब कुछ एग्जाम्स क्लियर करते चले जाते हैं। आइए ज़रा CFA की वेबसाइट पर चलते हैं। तो देखिए CFA इंस्टीट्यूट क्या बताता है कि जब आप अपना एडमिशन कराते हैं, ऐसे आप एडमिशन कह दीजिए, रजिस्ट्रेशन कह दीजिए, वैसे ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। आप एक फॉर्म भरते हैं, मतलब फॉर्म्स की एक सीरीज़ है, आप वो भरते हैं, अपना एड्रेस, अपनी जानकारी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने पासपोर्ट का नंबर देते हैं। ये सारी जानकारी देने के बाद आप एक फ़ीस पे करते हैं 1 टाइम, विच इज़ $450। सारे के सारे डॉलर्स USD हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स की बात हो रही है। तो $450 अब 1 टाइम एनरोलमेंट फ़ीस, उन्होंने बताया कि दिस इज़ 1 टाइम एनरोलमेंट फ़ीस, ये बार बार नहीं देनी होती आपको, ये आप रजिस्टर करते हुए देते हैं। और फिर उसके बाद आप जैसे जैसे लेवल आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो हर लेवल की आप एग्ज़ाम फ़ीस भरते रहते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस भाई जितनी जल्दी जागो उतनी जल्दी सवेरे वाला बात है। अगर आप काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम भर देते हैं तो सिर्फ $700 है, इसे हम अर्ली रजिस्ट्रेशन कह देते हैं। स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में यही फ़ीस बढ़कर $1000 हो जाती है। और अगर आप लेट हो गए, सोते रह गए और बाद में आखिर में भर रहे हो, तो यही 1450 है। यानी इसीलिए मैंने कोई एक फ़िक्स फिगर नहीं बोली कि आपके कितने लग सकते हैं। देखो अगर आप जल्दी जागो तो हो सकता है आपके $1150 लगें लेवल 1 पूरा करने में। कैसे? क्योंकि $450 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, फिर $700 लगेंगे, तो दोनों को मिला के $1150 हो गए। आप सोते रह गए, आपने इनिशियली एग्ज़ाम फ़ीस ही नहीं दी $700 की, तो आपको 1000 की एग्ज़ाम फ़ीस और 450 देने पड़ेंगे, तो आपके लिए 1450 हो जाएगा। और इन लेट लतीफ़ों के लिए तो 1450 से भी ऊपर चली जाएगी बातचीत, क्योंकि 450 प्लस 450 आपको 1450 प्लस 450 देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। इसकी अलग अलग डेट्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि किस अटैम्प्ट के लिए आपने
सोचा है, और तब के लिए जैसे अभी अगर आप कोई दिसंबर का एग्ज़ाम देना चाहता है, मैं अभी मई में बात कर रहा हूँ, पर अगर कोई दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहता है तो अर्ली वाली विंडो बंद हो चुकी है 25 मार्च को ही। अब जो विंडो में आप चल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड विंडो, यानी अभी अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आपको $450 रजिस्ट्रेशन के और $1000 जो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस है। मैं वैसे ये मानता हूँ ये बेस्ट विंडो होती है, क्योंकि इस विंडो में ना आपको पता होता है आप एग्ज़ाम दे पाओगे। अर्ली में क्या होता है, बहुत पहले करा देते हो, बहुत लंबा समय होता है, 8-9 महीने का बीच में गैप आ जाता है। अब उसके चक्कर में सिचुएशन बदल जाती हैं, आपका इंटरेस्ट कहीं और बन जाता है, या कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण मैं मानता हूँ कि कई बार बच्चे अर्ली रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट को उतना उठा नहीं पाते। और तो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन $300 ऊपर है ज़रूर, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत लेट नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ $300 एक्स्ट्रा है। और अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस में जाके भरते हैं तो मुझे लगता है दिल पे ज़्यादा चुभन होनी चाहिए, क्योंकि इफेक्टिवली कहूँ तो $750 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं अर्ली रजिस्ट्रेशन के मुकाबले, अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन को कंपेयर करें। जैसे अब आगे देखते हैं फरवरी 2021, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाला है वो सिर्फ लेवल 1 का होने वाला है। मैं सारी बातें अभी तक लेवल 1 के पर्सपेक्टिव से ही कर रहा हूँ। 700 अर्ली रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन 1000, इनमें तो लेट होगा ही नहीं। क्यों नहीं लेट होगा, क्योंकि ये क्वार्टरली है। अब क्वार्टरली तो जब तक लेट होगा उससे पहले अगला ही अटैम्प्ट आ जाएगा, तो इनमें लेट वाली जो बात है वो वाली बात ही अराइज़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक बात और करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं इस वीडियो को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं फ़ीस के साथ ही स्कॉलरशिप का भी पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पॉइंट को सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, तो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिएगा। जो लोग स्कॉलरशिप के बारे में लेना चाहते हैं या कंसीडर करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है किसी की, और वो फिर भी CFA लेकिन करना चाहता है, मेहनती बच्चा है, पढ़ना चाहता है, तो वो स्कॉलरशिप वाली बातें ज़रूर सुने। तो आते हैं जी CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करने। वैसे मैं डिटेल्ड एक वीडियो अलग से स्कॉलरशिप पे बना सकता हूँ अगर आप चाहें तो, अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, बहुत जनरलाइज। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि आपको किसी भी एक जो डिस्कशंस हमने करे उनमें से किसी भी एक डिस्कशन पे आपको इन डेप्थ और डिस्कशन चाहिए, तो आप ज़रूर वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या आपके पास हो सकता है मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हों, अगर हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं ज़रूर। वरना आप कमेंट बॉक्स में भी अगर लिखेंगे तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड। मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकूँगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो देखिए, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक तरह की स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑफ़र होती हैं। एक्सेस स्कॉलरशिप, ये यूजुअली उन बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फ़ीस देना। तो आप ये देखिए, उनकी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन रिड्यूस हो जाती है $250 पे, यानी ये बहुत बहुत बड़ी सेविंग है। $250 पे ही आपकी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो लेकिन इसकी कोई डेट्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा कि आपको कब तक अप्लाई करना होता है। वुमेन स्कॉलरशिप है, अगर आप एक वुमेन हैं और आप CFA करना चाहती हैं, इनफैक्ट जैसे अगर मुझे कोई बाई चांस कोई ऐसी वुमेन भी सुन रही हो जो कि पढ़ना चाहती हूँ आगे, हो सकता है वो हाउसवाइफ हो सकता है वो वर्किंग वुमेन हो, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ अब और कुछ करना है, और वो CFA है, तो वो डेफिनेटली इस वुमेन स्कॉलरशिप को अप्लाई करें। वुमेन स्कॉलरशिप मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्हें मिली है। एक्सेस स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहा हूँ समहाउ, तो अगर आप एक्सेस स्कॉलरशिप किसी को मिली हो तो भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, क्योंकि उससे बाकियों को मोटिवेशन मिलती है। वुमेन स्कॉलरशिप वाली कुछ वुमेन को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो कभी ना कभी उनसे भी बात कराएंगे। बट स्कॉलरशिप पे एक अलग वीडियो बन सकती है। फिर आगे है स्टूडेंट्स के जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्कॉलरशिप है, जो कुछ CFA इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए ये हम लोग के लिए लागू नहीं होती। प्रोफेसर रेगुलेटेड स्कॉलरशिप और मीडिया स्कॉलरशिप, इनके बारे में हम डिस्कशन ना ही करें अभी तो अच्छा है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से मीडिया वाले लोग या रेगुलेटर्स की जॉब जो कर रहे हों या प्रोफेसर्स शायद ना हो, या बहुत ही कम लोग हों, तो मैं ब्रॉडर ऑडियंस बेस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मेनली पहली वाली दोनों स्कॉलरशिप आपको इंटरेस्ट करेंगी। और मैं एक बात फिर से बोल दूँ, सारी की सारी जानकारी CFA की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। आपको जो जानकारी चाहिए आप गूगल पे जाके टाइप करिए और CFA की इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उसको विजिट करिए, वो आपको ऑथेंटिक 1 पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि CFA को कितनी सैलरी मिल जाती है। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं अभी तक सारी की सारी जानकारी जो बता रहा था वो CFA की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से उठा के बता रहा था, पर क्योंकि ये जानकारी CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे नहीं है और ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने जान पहचान के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना मैं रिसर्च कर पाया या जितना मैं CFA होल्डर्स को अपने आसपास जानता हूँ, चाहे चार्टर होल्डर्स हों जो CFA कर रहे हैं बच्चे, उनकी बात करूँ, या हमारे पुराने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो CFA कर रहे हैं या बन चुके हैं, अगर उन सब के बारे में बताऊँ तो उन सब के ओवरऑल एक्सपीरियंस से मैं ये फिगर्स बता रहा हूँ आपको। CFA लेवल 1 क्वालिफाइड को यूजुअली 3.5 लाख से 5 लाख के बीच का पैकेज मिल जाता है।
मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि उसमें सिर्फ CFA लेवल 1 का अकेला हाथ नहीं होता, क्योंकि CFA लेवल 1 यूजुअली वो बच्चे कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट होते हैं। तो एक बात समझिए, ग्रेजुएशन के बाद शायद 15-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी मिल जाती है, पर उसी के साथ अगर आप लेवल 1 ऐड कर लेते हैं तो ये सैलरी बढ़कर 30, 35, 40 मे बी 50,000 तक भी पहुँच जाती है। डिपेंड इसके साथ ना बहुत सारी और बातें करेंगी। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ CFA पढ़ा सभी लोगों ने, जैसे मैं पहले अपने ऊपर एक बात बताता हूँ कि CA बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, लेकिन क्या सभी CS को बराबर जॉब मिलती है? द आंसर इज़ नो। उसी कैंपस में बैठकर किसी CA को ज़्यादा जॉब मिलती है, किसी CA को कम जॉब मिलती है। तो डेफिनेटली देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व, और वो फैक्टर लक नहीं है, वो फैक्टर आपका अपना हार्ड वर्क है, अपना स्ट्रीट स्मार्ट वर्क है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बनाना है ताकि जो हायरिंग के लिए ऑफिसर्स आए हैं वो आपको हायर करें। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 के कैंडिडेट को देखिए, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होगा, लेवल 1 वो कर चुके होंगे, और डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि CFA वाले स्टूडेंट्स ज़्यादातर साथ साथ ही जॉब करनी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे MBA में या CA में आप साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट वो ट्रेनिंग एक्चुअल एक्सपीरियंस की फील्ड में उतनी काउंट नहीं होती है, पर वहीं पे CFA में अगर आप साथ साथ जॉब कर रहे होते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस आप अपना गेन करते हैं। और देखिए, आपकी जब जॉब पोजीशन में सैलरी बढ़ती है तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि वो सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन प्लस आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ये दर्शाता है कि जो आपने पढ़ा है आप उसे अप्लाई करना जानते हो, अप्लाई कर चुके हो। तो डेफिनेटली नेक्स्ट हायरर जो होता है, जो भी आपको नेक्स्ट नौकरी मिलती है, वो आपकी डेफिनेटली और इम्प्रूव होकर मिलती है, या फिर हो सकता है कि आपके पुराने एम्प्लॉयर ही आपको रिटेन करें और सैलरी बढ़ा दें। तो CFA लेवल 2 को यूजुअली 5.5 से 8.5 लाख की सैलरीज मिल जाती हैं। CFA लेवल 3 जो होते हैं वो 8 लाख से 12.5 लाख, इनफैक्ट 15 लाख भी बहुत ईजिली मिलती है आजकल के ज़माने में। तो ये सब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें से बहुत सारा, देखिए, आपको कभी भी किसी की भी पे स्केल के बारे में जानना है तो पे स्केल नाम की ही एक वेबसाइट है, पे स्केल इंडिया पे आप चले जाइए और आप उसमें कोशिश करिए पे स्केल में इंडिया में जाके रुपीज़ वाली करेंसी में आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि वरना वो यूजुअली डॉलर्स में बताता है इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि CFA अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ कितना कितना कमा सकते हैं। और CFA चार्टर होल्डर्स जो हैं, जिनके पास 4 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है और मतलब एक तरीके से जिनकी सारे क्राइटेरियाज मीट हो चुके हैं, उनकी कमाई का कोई लिमिट नहीं मैं बोल सकता। डेफिनेटली वो 12.5 लाख से तो काफ़ी ज़्यादा कमाएंगे शायद। मैं उन्हें रखूँगा किसी विंडो में जो कि मे बी 15 लाख से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। उनकी फिर लिमिट नहीं है ना, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ फिर उनकी सैलरी और इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे जैसे उनकी डेजिग्नेशन इम्प्रूव होगी वैसे वैसे उनकी सैलरीज इम्प्रूव होगी। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत अमेजिंग भी प्लेसमेंट्स होती हैं लोगों की, विच कैन रन इनटू विद अ फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैन रन इवन इनटू करोर्स। और डिपेंड करता है, अगर आप ट्रैवल करने के लिए ओके हैं, अगर आप इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए ओके हैं, तो डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट विद अ कोर्स लाइक CFA। ऑल राइट, आइए जी हम आगे की बातचीत करते हैं। अब समय आ गया है जिसमें मुझे आपसे फ्री बोनस गिफ्ट फॉर ऑल की बात करनी है। जैसे मैंने कहा था कि एक फ्री गिफ्ट है जो कि CFA हमें देता है। मेरी इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप में से कुछ लोग को ऐसे कंफ्यूज रहे। देखो, कुछ लोग तो बहुत अच्छे से जिन्हें पता था उन्होंने CFA करना है और इस वीडियो से उन्हें क्लैरिटी मिली कि क्या क्या स्टेप्स हैं, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें CFA करें या ना करें उस क्वेश्चन मार्क के साथ हैं कि क्या CFA इज़ माई कप ऑफ टी, क्या मैं उसे कर पाऊँगा, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या ये फाइनेंस मेरे बस की चीज़ है। तो इस सब के लिए मैं मानता हूँ CFA ने एक कोर्स है उनका इन्वेस्टमेंट जो कि फाउंडेशन इन इन्वेस्टिंग को सिखाता है आपको। आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। इस कोर्स को कहते हैं CFA इंस्टीट्यूट्स इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम। अगर आप इस कोर्स की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक बेबी कोर्स है, एक डमी कोर्स है, जिसे आप करने के बाद आप ये कम से कम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या फाइनेंस मेरी रगों में बहता है कि नहीं बहता। भाई, मुझे फाइनेंस अच्छे से समझ आएगा फ्यूचर में कि नहीं आएगा। तो एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि ये एक ज़ीरो कॉस्ट कोर्स है, ज़ीरो कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट इज़ एन ऑनलाइन कोर्स। अच्छी बात यह है कि आप सीधा इसमें एनरोल करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, चैप्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इनका करिकुलम क्या है। अगर हम ये देखें तो इसके अंदर इंडस्ट्री के ओवरव्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, इनपुट जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हो सकता है आपने इसके बारे में काफ़ी सारी बातें कभी ना कभी पढ़ रखी हों। इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे देखते हैं, क्वांटिटेटिव, फिर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, सर्विसिंग द क्लाइंट नीड्स, इंडस्ट्री कंट्रोल्स वगैरह। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं,
आप इसका एक एग्ज़ाम दे देते हैं ऑनलाइन, उसके बाद आपको डेफिनेटली इसकी उनकी तरफ से अप्रूवल भी आ जाएगा कि जी आप पास हो गए, उसे आप अपने पास रख सकते हैं। वो भी आप अपने CV में ज़रूर ऐड कर सकते हैं और ज़ीरो कॉस्ट है। 6 महीने के समय के अंदर अंदर आप पूरा कर सकते हैं सिलेबस को ईजिली, और कहीं ना कहीं आपको इंसाइट देगा इस करने के बाद कि क्या मेरे को, वैसे इस कोर्स को पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि आप ऐसा फील करें इसके करिकुलम को देखने के बाद ही कि भाई मैं CFA कर सकता हूँ क्योंकि मेरे से ये सब हो रहा है। क्योंकि आगे जो आप पढ़ने वाले वो इसी की इन डेप्थ वर्जन्स हैं, मतलब मैं मोर और लेस कहूँ कि जो टॉपिक्स के ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो यही रहती हैं, कुछ और ऐड होंगी आने वाले लेवल 2 लेवल 3 में, पर ब्रॉडली कैटेगरीज यही रहती हैं। तो अगर आपको लगता है इसको पढ़ने के बाद कि आपको CFA अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप CFA भी मुझे लगता है कर पाओगे काफ़ी हद तक। सो आई होप कि ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ये आपको पसंद आई है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अभी भी CFA से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे ज़रा इनबॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। एक लास्ट बात मैं और करना चाहूँगा कि CFA की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जब हम कॉस्टिंग की बात कर रहे थे तो मैंने कोचिंग की फ़ीस उसमें ऐड नहीं की थी। तो देखिए, आप अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं आप सेल्फ स्टडी करिए, आपको कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग लीजिए। वैसे मैं ही मानता हूँ क्योंकि CFA का जो करिकुलम है वो बहुत एक्सपेंसिव करिकुलम है। आपका जो एक एग्ज़ाम है वो लगभग अगर हम $700 भी मान के चलें, और अगर हम 80 रुपये का भी डॉलर, क्योंकि 75 प्लस अदर चार्जेस लगा के लगभग 80 का ही हमें पड़ जाता है अगर हम बात करें पर डॉलर। तो ये एक एक्सपेंसिव कोर्स है, मतलब 50-60 हज़ार के आसपास का आपका मतलब 56,000 नहीं भी, अगर 2-3 हज़ार कम भी होंगे तो भी 52-53,000 के आसपास का आपको एग्ज़ाम पड़ता है। तो मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है, नॉट बिकॉज कि मैं खुद पढ़ाता हूँ इसीलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट है। इस वीडियो को मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए बनाया है, पर ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसकी वर्थ, पासिंग या फेलिंग की जो वर्थ है वो लगभग 50-60 हज़ार है, तो अगर आप कोचिंग साथ लेते हैं तो मुझे लगता है जो पासिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, और जो पढ़ने का तरीका है उसमें टाइम की सेविंग बहुत हो जाती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मैं, हमारे जैसे लगभग जितने भी ट्रेनर्स हैं जो CFA आपको पढ़ाते हैं वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, और वो बता पाते हैं कि भाई एग्ज़ाम में क्या आता है, कैसे आता है, और आपको किस लेवल पे किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे कितना प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, फर्स्ट साइकिल कैसे चलेगी, सेकंड साइकिल कैसे चलेगी, कोर का कितना पोर्शन आपने पढ़ना है, साथ ही साथ कोई हेल्प बुक अगर आपने लेनी है तो उसे कैसे चलाना है, हमारे नोट्स, हमारे मॉडल टेस्ट पेपर्स। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको CFA के एग्ज़ाम में फाइनली भेजने से पहले ही हम इतने मॉक टेस्ट वगैरह ले चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं हम सर्टन कर चुके होते हैं कि आप एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। तो कोचिंग की अगर मैं बात करूं, हम लोग तो जो इनिशियली हम अभी जो फ़ीस ले रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो पीनट्स है जिसमें हम आपको कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। अभी भी हमारी जो इनॉग्रल ऑफ़र है वो 5000 के एडमिशन हम अभी भी हमने इस वीडियो के साथ भी हम और 2 वीक्स के लिए ऑन रखेंगे। यानी अगर आप अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं CFA के कोचिंग क्लासेस के लिए तो आप डेफिनेटली अभी भी edu91 पे विज़िट कर सकते हैं और CFA की लेवल 1 की क्लासेस को बाय कर सकते हैं। और बिना, अगर मैं मानता हूँ आप कोचिंग नहीं भी लेना चाहते, मैं कमर्शियल एंगल बीच में ना भी अटैच करूँ, और आपको लगता है कि आप मेहनत करके प्रिपेयर कर लेंगे, आप समय निकाल लेंगे, तो मैं ये मानता हूँ बहुत ज़्यादा कोई ऐसी डिफ़िकल्ट रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। आप मेहनत करेंगे आप कुछ भी पास कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट यू वांट टू सेव सम टाइम एंड सेव सम मनी, देन गो फॉर कोचिंग। और अगर आपको लगता है आपके पास ज़्यादा समय है और जो आपने एग्जामिनेशन फ़ीस भरी है आप उसे जस्टिफाई कर पाएंगे, उसे एक ही अटैम्प्ट में पास कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट बहुत महंगे पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। द कॉल इज़ योर्स। ये जो आखिरी वाला पोर्शन है इसे प्लीज़ कमर्शियल एंगल्स पे मत नापिएगा। ये भी मेरा पर्सनल एक ओपिनियन था, आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि कोचिंग्स कैन सेव 50,000। डोंट ट्रीट देम एज एन एक्सपेंस, ट्रीट देम एज अ सेविंग ऑफ नेक्स्ट 50-60,000। क्योंकि अगर एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ा और तो समय भी वेस्ट होगा और डेफिनेटली पैसा भी वेस्ट होता है बच्चे का। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और जितनी भी बातें हैं मैंने आपको बता ही दी हैं लगभग। कुछ भी और है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो। बने रहो, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, लव यू ऑल।